यही क्वेश्चन था ना? यस सर। ज्वाइन करने दो ये वाले को। क्या कॉफी है? कॉफी दो, कॉफी, कॉफी दो। क्या पता वो एक आध दो दिन ज्वाइन करेगा। बी सेक्शन ज्वाइन कर लिए क्या? बी सेक्शन में कितने लोग ज्वाइन किए हैं? लिंक टू, वो तो गया है लगता 43 लोग। चलिए, ए सेक्शन में 55, बी सेक्शन वाले बहुत सारे लोग एब्सेंट रहते हैं। देखिए किससे किससे बना है क्या ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बताइए। सर डायरेक्ट एड्रेस है तो उसमें ये हमारा 500 हो जाएगा जो गिवन है। तो उसका कंटेंट ऑफ एसी में देखेंगे तो 500 के साइड में 800 लिखा हुआ है तो उसका एसी आ जाएगा। इफेक्टिव एड्रेस कितना होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग में? सर 500। क्यों? सर वो दिया है ना ऊपर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में क्या है, एड्रेस दिया हुआ कितना 500। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस जो लिखा हुआ है वही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा। अब अपने को 500 एड्रेस पार्ट में देखना है, मीन्स ये मेमोरी है, इसमें एड्रेस पार्ट यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें 500 के करस्पॉन्डिंग अपने को देखना पड़ेगा, है ना? तो 500 के करस्पॉन्डिंग क्या है कंटेंट, ये एक्यूमुलेटर है ये सारे, है ना? तो इसके अंदर 500 के अंदर कितना है 800, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इमीडिएट के लिए कौन बताएगा? सर इफेक्टिव एड्रेस होगा 201 एंड कंटेंट ऑफ एसी 500। नहीं, रीजन के साथ बताइए सब। सर जैसे इस इमीडिएट में ऐसा है कि ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड रहता है, सो इसमें एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है 500, उसका हाँ, एड्रेस है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट। इमीडिएट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड रहता है, यानी कि ये जो 500 है इट विल बिहेव लाइक ऑपरेंड, राइट? तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटेंट ऑफ एसी 500 हो जाएगा, राइट? यस सर। है ना? अब क्या करना है, अब क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस कहाँ से निकलेगा? 500 का वो एड्रेस 500 दिया हुआ है उसके में 201 फाइव, हाँ 500 का करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है कितना है 201, इसलिए यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा 201। ठीक है, इनडायरेक्ट के लिए कोई दूसरा और बताइए। कोई और पर्सन बताइए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। पहले तो आपको बताना पड़ेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, उसमें क्या होता है। बाकी लोग सुनते भी रही है ना, रिवीजन भी होते जाएगा आपका। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही, सीटी में भी आएगा, मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, भले वैल्यूज चेंज हो जाए बट आपको क्वेश्चन आएगा ही। हाँ बताइए, इनडायरेक्ट के लिए। सर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में सर 2 डिफरेंट एड्रेस होते हैं।
तो सर पहला एड्रेस दूसरे को पॉइंट करता है और दूसरा मेमोरी में दूसरे लोकेशन दूसरे एड्रेस को पॉइंट करता है, वहाँ वैल्यू होता है ऑपरेंड का। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? अपने पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कितना इंस्ट्रक्शन में 500 दिया हुआ है, तो 500 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं कि हम लोग का कितना है, 800 है, राइट? यस सर। एंड इट इज इन फैक्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, है ना? ये भी क्या है, एड्रेस है, एड्रेस है, यानी इफेक्टिव एड्रेस कितना हो जाएगा, यही 800 हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है? यस सर। लेकिन इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पर देखेंगे कंटेंट क्या है, तो वो कंटेंट कितना है, 300 है, राइट? तो इसलिए कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव का कौन बताएगा? देखिए, पलट करके देखिए नोट्स कॉपी और देख करके ही बताइए, ट्राई कीजिए बताने का। सर रिलेटिव एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से काम करता है, मतलब इसमें दो मेमोरी के लिए यूज करते हैं और फिर जब उसका एडिशन होता है फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यानी इसमें हम लोग इफेक्टिव एड्रेस जो कैलकुलेट करते हैं वो अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट? है ना? तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना है, 500 है। इट मीन्स दैट रिलेटिव, कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ चला, हाँ ये, यानी कि क्या हो जाएगा, 500 प्लस कितना लिखूं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितना दिया हुआ है, 202, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 202, ऐड कर दो इसमें, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 702 हो जाएगा, है ना? अब कंटेंट ऑफ एसी कैसे निकलेगा, 702 के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना है कंटेंट, 325, सो आंसर विल बी 325 कंटेंट ऑफ एसी। सिमिलरली इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्स में बताइए क्या होगा, सर इंडेक्स्ड एड्रेस में इंडेक्स रजिस्टर जो गिवन होता है उससे हम लोग निकालते हैं। मीन्स इसमें भी तो अल्फा प्लस बीटा ही करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा अगर करना होगा तो इसमें भी अल्फा कितना लिखूं, 500, अल्फा लिखेंगे 500, क्योंकि वो दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, इंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए 500 हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 100 गिवन, 100 गिवन है वो, ये कहाँ इंडेक्स रजिस्टर में एक्सआर में 100 दिया हुआ, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। उसके बाद 600 करस्पॉन्डिंग अपने को देखना पड़ेगा कंटेंट कितना है, तो 600 एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 600 का करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 900, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900, ये हो जाएगा कंटेंट ऑफ एसी, ठीक है? अब रजिस्टर डायरेक्ट बताइए कितना होना चाहिए, सर इसमें इफेक्टिव एड्रेस तो एप्लीकेबल नहीं होता है ना, इसमें इफेक्टिव एड्रेस जो है नहीं होगा, है ना, लेकिन इसका कंटेंट कितना दिया हुआ है, ये तो गिवन है, R1 इक्वल्स टू 400 दिया हुआ है, तो इसलिए वही एक्चुअल में इसमें क्या होता है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मींस रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है? जो आपका कंटेंट रहेगा रजिस्टर डायरेक्ट में, वही इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा रजिस्टर इनडायरेक्ट का। और इसके करस्पॉन्डिंग 400 के करस्पॉन्डिंग अब देखिए कितना है कंटेंट, तो कितना है 400 करस्पॉन्डिंग 700, सो 700 विल बी द कंटेंट ऑफ एसी और रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे आप चाहें तो डैश लिख दीजिए, ठीक है? ये है आपका एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड, इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना? और भी अगर न्यूमेरिकल देखना है तो आप YouTube वगैरह में देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, ये भी शायद आपको YouTube में मिल जाएगा, है ना? तो आप इसके न्यूमेरिकल्स को भी और भी देखिए, 2-4 बनाइए खुद से, तो और क्लियर हो जाएगा। सर हाँ बोलिए।
सर ये जो इनडायरेक्ट रजिस्टर है इसका तो मैंने एक यूट्यूब में देखा था, तो उसमें इफेक्टिव एड्रेस उसने R1 - 1 करके निकाला था। R1 - 1। हाँ, जैसे 400 - 1 399, फिर 399 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 400 लिखा हुआ था। 399 के करस्पॉन्डिंग 400 लिखा हुआ था। हाँ, ऐसे उसने AC निकाला था। तो -1 क्यों किया था वो बताया नहीं था उसमें? सर वो कोई अलग लैंग्वेज में था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैं एक बार देख लूंगा, अगर ऐसा कुछ होगा लिंक भेजना ना मेरे को, मैं फिर देखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बस स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है बेसिकली। तो मैं आपको मॉरिस मैनो का ही वो टॉपिक दिखा रहा हूँ। अब डायग्राम मेरे को बनाने में थोड़ा सा आलस लग रहा है, तो इसी में दिखाता हूँ आप लोगों को। आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर। ठीक है, बस सिस्टम फॉर 4 रजिस्टर। तो ये डायग्राम को आप एक बार देख लीजिए, है ना। और ये एक्चुअल में क्या होता है इसको देखिए पहले, कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और पाथ होते हैं। ठीक है, मीन्स एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, मीन्स आप मल्टीप्लेक्सर इसमें यूज करेंगे। ठीक, उसके अलावा कॉमन बस इसमें रहते हैं। 4 लाइन कॉमन बस का एग्जांपल इसमें लिया है। तो 4 लाइन कॉमन बस अगर है तो उसमें तो आपको 4 मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा और 4 रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में आपको पता है सेलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या करता है, कौन सा इनपुट आउटपुट के रूप में शो होगा वो पता चलता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें S0 S1 दो ही आपका सेलेक्ट लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस S0 S1 के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मीन 00 01 10 11 के करस्पॉन्डिंग कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर सपोज दैट S1 S0 का ऐसे लेंगे तो 00 लेंगे तो रजिस्टर सेलेक्ट हमारा A होगा, 01 लेंगे तो B होगा, 10 होगा तो C और 11 होगा तो D। मीन्स वो रजिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट जो है इसी टाइप का होता है। अगर हम जनरलाइज्ड वे से देखते हैं, ठीक है, तो अगर कोई बस सिस्टम है वो बस सिस्टम मल्टीप्लेक्स कर सकता है K रजिस्टर को, है ना, जो हर एक रजिस्टर जो है N बिट्स के होंगे और उससे N लाइन कॉमन बस जो है प्रोड्यूस हो सकता है। और इसके लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो जरूरत पड़ेगा इस पर्टिकुलर बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो इक्वल टू N होगा। और हर एक रजिस्टर में जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो N ही होगा, है ना। और हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो साइज होगा दैट वुड बी K क्रॉस 1। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल पूछता है वो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है एक तरह से न्यूमेरिकल, तो हम लोग डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल पे ही जाएंगे। ठीक है, और एक जनरलाइज जो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बोला है उसको मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। उस स्टेटमेंट पे एक बार थोड़ा सा आप पढ़िएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल दूंगा तो ऑटोमेटिक आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में इसको अगर पढ़ना होगा तो ये पेज नंबर 97 है, ये PDF। ठीक है, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लिखिए अ बस सिस्टम विल मल्टीप्लेक्स, a bus system will multiplex k register of n bits each, of n bits each to produce n line common bus।
n line common bus. The number of multiplexer needed, the number of multiplexer needed to construct the bus is equal to n, comma, the number of bits in each register, full stop. The size of each multiplexer must be k cross 1, आप एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। तो ये मैं डिस्प्ले कर ही रहा हूं, इसको एक बार आप बस सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। हो गया? मैं अभी पूछूंगा, क्या समझ में आया? अदिति झा ज्वाइन किए क्या? अदिति झा, दिशा जैन, यस सर। क्या समझ में आया बताइए? कुछ समझ में आया? सर थोड़ा सा समझा। जितना समझ में आया समझाइए थोड़ा। कम से कम डायग्राम देख करके तो समझ में आ रहा होगा कुछ। किरण, Yes, sir. टेल मी समथिंग। Sir, here for connecting, they use for connecting buses through registers, they use the multiplexers. So then I'm reading still. Okay. किसी को समझ में आया क्या? सर थोड़ा बताइए।
4 इनपुट्स रहेंगे, 4 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, उसमें 4 इनपुट रहेंगे, फिर 1 आउटपुट रहेगा। और जो रजिस्टर है उसमें भी पहले 4 पहले पहले ये बताइए कि ये जो टॉपिक है इसका क्या मेन मोटो है, ये बताइए पहले क्या बताना चाह रहा है ये? सर ये बताना चाह रहा है कि जैसे मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में, अगर फिर उससे जो इंफॉर्मेशन के लिए जो वायर निकलेगी वो मल्टीपल वायर रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी, तो उसको कम करने के लिए हम बसेस का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन पास कराते हैं। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट बताया है, राइट। तरीका बहुत सारे हो सकते हैं इसके लिए, तो उसका जो है सो एक तरीका ये बतलाया है, यही है ना। यस सर। जिसमें मल्टीप्लेक्सर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का काम वही है, मल्टीप्लेक्स करना, मीन्स नंबर ऑफ कनेक्शंस को रिड्यूस करना, राइट। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या रहता है, वही होता है ना, मेनली रिड्यूस करना होता है, ठीक। तो इसलिए ये कनेक्शंस को बेसिकली बताया गया है ना। तो जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट अभी मैंने लिखवाया है उसमें क्या है कि कोई भी बस सिस्टम है वो मल्टीप्लेक्स कर सकता है के रजिस्टर को, जो हर एक रजिस्टर n बिट्स के रहेंगे, है ना, और उसमें हम लोग n लाइन कॉमन बस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर उसमें यूज होगा वो कितने होंगे, n होंगे, है ना, एंड दैट वुड बी नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर, ओके, एंड द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर विल बी k क्रॉस 1, ठीक है। तब एक क्वेश्चन लिखिए और उसके करस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन बनाइए और बताइए मेरे को। A digital computer has common bus system. Digital computer has a common bus system for 16 register. For 16 register 16 है ना, of 32 bits each. Of 32 bits each. First of the bus is constructed with multiplexers. The bus is constructed with multiplexers. A part लिखिए, how many selection inputs are there? How many selection inputs are there in each multiplexer? How many selection inputs are there in each multiplexer? B part लिखिए, what size of multiplexer are needed? What size of multiplexer are needed? C part में लिखिए, how many multiplexer are there in the bus? How many multiplexers are there in the bus? बनाइए इसको क्वेश्चन को। सब लोग सॉल्व कीजिए।
किसी का बना है क्या? सर फर्स्ट पार्ट में 4 आएगा क्या? फर्स्ट पार्ट में हाँ, सिलेक्शन इनपुट्स विल बी 4। और किसी से बना है? एक मिनट। हाँ देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है उसके अनुसार k का वैल्यू कितना है? k इज इक्वल टू, कोई बताइए कितना है? 16 16। और n का वैल्यू कितना है? 32। ठीक, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर वो कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। यानी कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अब साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k क्रॉस 1 हो जाएगा। यही होता है ना, k क्रॉस 1 मीन्स 16 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है। और सिलेक्शन इनपुट क्या हो जाएगा? अब जब आपको साइज पता चल ही गया तो अब तो सिलेक्शन इनपुट पता चल ही जाएगा। सिलेक्शन इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। सिलेक्शन लाइन जो है 4 हो जाएगा। तो सिलेक्शन इनपुट पता चल गया, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर भी पता चल गया, और कितने मल्टीप्लेक्सर यूज हो गए वो भी पता चल गया। तीनों बन गया। क्लियर है? किसी को डाउट तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर द बस सिस्टम created for 16 registers of 8 bits each, then answer the following. A part है, how many multiplexer are used to create the bus system? How many multiplexer are used to create the bus system? B part में लिखिए, what is the size of each multiplexer? C part में लिखिए, the select line of multiplexer consists of how many lines? फोर्थ पार्ट में लिखिए, मतलब डी पार्ट में, द बस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? बनाइए इसको।
बन गया। क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन ए का 8 होगा। चलिए, ए का 8 होगा। के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। 16 हाँ, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा? 8 एन इज इक्वल टू 8, है ना। साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा? 16 k क्रॉस 1 इज इक्वल टू 16 क्रॉस 1। सेलेक्ट लाइन क्या हो जाएगा? 3 कितना होगा? 3 क्यों होगा? तो 4 4 हो जाएगा। 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 होता है ना। अब देखो, नंबर ऑफ लाइन इन बस। आप डायग्राम को अगर देखेंगे तो उससे आप पता लगा पाएंगे। नंबर ऑफ लाइंस इन बस इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे? ये देखिए कहाँ गया। बस जो है वो एक्चुअल में कितने लाइन के होंगे वो कैसे पता चलता है? वो सारे बस जो है वो क्या है? मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट के इक्विवेलेंट, है ना। तो जितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रहेंगे उतने नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएंगे और उतने ही कॉमन बस हो जाएगा। वही आपको निकालना था, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइंस इन बस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इस टॉपिक से क्या है? न्यूमेरिकल ही आएगा, मान के चलिए। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सब रूटीन्स। हमारा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है ना, बाकी सबका आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है। ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा, उसके बाद सब धड़ाधड़ आगे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सब रूटीन्स, है ना। सब रूटीन्स आप लोग नाम सुने हैं ऑलरेडी, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसको क्वेश्चन आता है तो उसको थियोरेटिकल वे में लिखना पड़ेगा आपको। सब रूटीन्स क्या होता है? सब रूटीन्स के बारे में किसी को पता है क्या? थोड़ा बहुत भी, कि किसको बोलते हैं सब रूटीन्स? जो आप लोग बोलते होंगे इसमें, जो C++ में आप लोग बनाए होंगे ना, फंक्शंस कॉलिंग वगैरह, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े होंगे ना, वही है एक्चुअल में सब रूटीन। सब रूटीन में क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें कभी कभी क्या है, जनरली मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब टास्क होते हैं जो बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है अपने को, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, और फंक्शन क्रिएट करके और उसको बार बार कॉल करते हैं। ठीक है। तो वो जो सब टास्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब रूटीन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, कोई साइन फंक्शन है, उसको इवेलुएट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार मेरे को उसको जरूरत पड़ रही है, तो हम हर जगह उस प्रोग्राम में क्या है, उसका कोड को लिखते जाएं, चिपकाते जाएं। उससे बेहतर ये है कि फंक्शन एक बना देंगे, उसका डेफिनेशन कहीं पर रखा हुआ है ना, उसको बार बार फंक्शन को हम कॉल करते रहेंगे। हिंदी तो यही करते हैं ना। तो वही चीज ये बताया जा रहा है कि उसी जो सब टास्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब रूटीन बोलते हैं। ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं? कॉल करते हैं। ठीक है। तो जो
एक कॉलिंग द सब रूटीन हो गया, ठीक है, ये कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी इसमें आते रहते हैं। उसके बाद जब वो सब रूटीन या सब टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है कि फिर से वो प्रोग्राम में रिटर्न बैक होता है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं, तो आप तो बस प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, ठीक है, कि हमने क्या एक मेथड बना दिया, मेथड बना करके उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद उसके बाद फिर जो है सो रिटर्न बैक हो जाता है वहां पे। लेकिन ये हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता होगा, है ना, उस हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कुछ ना कुछ रजिस्टर रहता है, और उस रजिस्टर में क्या होता है कि उसका एड्रेस स्टोर्ड रहता है। कि जैसे मान लिया जाए जैसे ही आप मेथड कॉल किए, ठीक है, या फंक्शन कॉल किए, ठीक, अब उसका डेफिनेशन कहीं दूसरे जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल वहां पर पहुंचता है तो वहां पे एक पर्टिकुलर रजिस्टर में क्या है, उसका एड्रेस रखा हुआ रहेगा जहां पर उसका मेथड रखा हुआ है, ठीक है, जो सब टास्क है या सब रूटीन है उसका एड्रेस इसमें रखा हुआ है। और उस रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रजिस्टर बोलते हैं, लिंक, ठीक है, लिंक रजिस्टर, LINK, लिंक रजिस्टर। उस लिंक रजिस्टर में क्या होता है, उसका एड्रेस रखा हुआ रहता है, ठीक, तो उस लिंक रजिस्टर में जैसे ही वो कंट्रोल देखता है तो देखा कि उस एड्रेस जो है कहीं और का है, मीन्स इधर का, अब इधर का एग्जीक्यूट करना है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही एग्जीक्यूशन पूरा हुआ फिर वो रिटर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिविटीज इसमें होता है ना। आपने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिखते जाइए पैरेलली, उसके बाद मैं बताते जाऊंगा। लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए इसमें सब रूटीन्स में। इन अ गिवन प्रोग्राम, in a given program, it is often necessary to perform, it is often necessary to perform a particular subtask, a particular subtask many times on different data values, many times on different data values. Such a subtask is usually called, such a subtask is usually called a subroutine. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड, इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड it is possible to include the block of instructions, the block of instructions that constitute a subroutine at every place, at every place where it is needed in the program. Where it is needed in the program, full stop. However, to save space, however, to save space, only one copy of the instruction, only one copy of the instruction that constitutes the subroutine is placed in the memory. So that constitute The subroutine
the subroutine is placed in the memory comma, and any program that requires the use of the subroutine, simply branches to its starting location. Full stop. When a program branches to subroutine, we say that it is calling the subroutine. Full stop. The instruction that performs this branch operation is named a call instruction. सर ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए ना. The instruction that performs this branch operation is named a call instruction. Next point लिखिए. After a subroutine has been executed, the calling program must resume execution, continuing immediately after the instruction that called the subroutine. The subroutine is said to return to the program that called it by executing a return instruction. ठीक है. बाकी का इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ लोग का.